नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश को कवर करेंगे, जो साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, आप पीछे लास्ट ईयर में देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जेल प्रभारी, वन विभाग, या कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यूपी टेट, सुपर टेट, इसमें तो जरूर एक क्वेश्चन आता है। और मैंने सभी क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर मैं सबको लिया है यहाँ इस वीडियो में, और कोशिश की है कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिले। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से आपको क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर से शुरू करेंगे आज का वीडियो। प्रकाश, लाइट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आइंस्टीन ने अपना फोटो विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम दिया उन्होंने, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो तब उन्होंने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों और बंडलों के रूप में भी पृथ्वी पर आता है, और जब यह किसी वस्तु से टकराता है तो उसे अपनी ऊष्मा प्रदान कर देता है। तो इसके बाद डेफिनेशन में सुधार हुआ और प्रकाश की जो भी प्रकृति थी, इसको एक द्वैत प्रकृति माना गया, और कहा गया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग और कण, यानी कि दोनों के समान होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें तो होती हैं, लेकिन छोटे छोटे कणों के रूप में आगे चलता है प्रकाश। और इससे क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो उन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं फोटोन। आपको याद रखना है, कभी कभी अलग से पूछ देते हैं कि फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन होता है आपका तरंग जो चलता है प्रकाश, और जिसमें छोटे छोटे कण आते हैं, इनको हम फोटोन कहते हैं। अतः प्रकाश की किरणों की प्रकृति तरंग और कण के समान होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि वो सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन आपके सामने है कि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो दोस्तों, इसका रीजन यही है कि प्रकाश का जो भी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, यह बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो इसके कारण प्रकाश टूटता नहीं है, सीधी रेखा में चलता है। तो अगर आपको कभी ये ऑप्शन आता है तो आप प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इस पर टिक करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी कारण प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और इसके लिए आपने देखा होगा टिंडल का प्रभाव था। साइंस में अगर आप पढ़ेंगे कि जब प्रकाश को उन्होंने धूल के कणों में देखा तो छोटे छोटे कण एक सीधी रेखा में चल रहे थे, जिसे हम लोग टिंडल का प्रभाव कहते हैं दोस्तों। तो यह इसी से संबंधित है। और अगर मैं आपको और बताऊं दोस्तों कि जो हमारा प्रकाश है यह सीधी रेखा में चलता है, और इसकी जो चाल होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का, जैसे ये ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3 आया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, और इसके बाद आप अपनी जिंदगी में इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। इसका ऑप्शन है कि हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो दोस्तों, जैसे मैं आपसे कोई भी बंदा हो और उससे कहूँ कि एक ओपन फील्ड में दौड़े वो, ठीक है, फिर उसके बाद भीड़ भाड़ जगह में दौड़े, और उसके बाद ऐसी जगह में दौड़े कि जहां बहुत सारी भीड़ हो, तो सबसे ज्यादा वो कहां तेज दौड़ेगा? सभी लोग जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा वो ओपन में दौड़ेगा, जहां कुछ भी ना हो, कहीं रोकथाम ना हो। तो बस यही फंडा आपको याद रखना है, और याद रखना है हमेशा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि निर्वात में कोई गैस या कुछ रुकावट नहीं होती है। और अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि कितनी होती, तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको भी पीछे याद रखना है। कभी कभी किलोमीटर कर देते हैं वहां पे मात्रक चेंज करके, तो वो 10⁵ हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, वो भी निर्वात में। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले निर्वात आया, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम होगी गैस में, उससे थोड़ी सी कम होगी द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में, क्योंकि वहां पे अणु ज्यादा, घनत्व उनका ज्यादा होता है, पास पास होते हैं। तो ये याद रखना आपको, सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। तो अभी ये क्वेश्चन था कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है, तो वह निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसकी खोज के लिए रोमर को, इसको प्रकाश की चाल के लिए रोमर जो वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक, उन्होंने 1676 में एक खोज करी थी, जब वो बृहस्पति ग्रह के खगोलीय पिंडों को देख रहे थे, उस समय उनकी ये खोज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने इसको मेंशन किया है, एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो अवतल लेंस है इसका प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, ऑप्शन दिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे आप ये समझिए, एक तरफ मैंने लिखा है अवतल,
और एक तरफ लिखा है उत्तल, इसके नीचे इधर लिख दिया मैंने निकट और इधर लिख दिया दूर। तो देखिए अवतल में 4 अक्षर हैं, अवतल, और निकट में 3 है। तो जिसमें ज्यादा अक्षर हैं वह लेंस उसी के लिए प्रयोग होता है, आपको हमेशा याद रखना। तो अवतल किसके लिए हो गया? निकट दृष्टि के लिए, और उत्तल लेंस में 2-3 अक्षर हैं, 2.5 से 3.5 भी बोल सकते हैं हम लोग, तो यह दूर दृष्टि में प्रयोग होता है। तो अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है दोस्तों। और जो निकट दृष्टि दोष होता है क्या होता है, मैं ये भी बता दूं कि इस बीमारी से ग्रसित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको केवल निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। इसे मायोपिया भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ देते हैं मायोपिया रोग क्या होता है। तो देखिए नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निकट दृष्टि दोष कह दिया मैंने तो इसका ना निकट का नहीं दिख रहा, नहीं, जो दृष्टि दोष होता है उसे वही दिखता है। यानी निकट है तो निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। तो निकट में 3 अक्षर है, अवतल में 4 है, क्योंकि ज्यादा जिसमें अक्षर होंगे वही चीज होगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने प्रकाश को एक बहुत ही अच्छे वीडियो में पढ़ाया है, प्रकाश और लेंस 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, थोड़े पुराने हैं, आप उनको देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनसे अच्छे आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, आप उनको पढ़ लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव का आप पूरा बिना देखे कर देंगे, आपको कुछ समझना ही नहीं पड़ेगा एक बार अगर उनको अच्छे से देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ये IAS 1995 में पूछा गया, फिर उसका UP PCS 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। देखिए अगर मेरे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं, क्योंकि जब लाइट उनके अंदर जाती है तो परावर्तित नहीं होती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम नहीं जाती है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। अच्छे से याद रखने हैं, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे वो हीरे का चमकना हो, या इंडिस्कोस्कोपी जो पेट की जांच होती है उसमें क्या होता है, कैमरा अंदर जाता है ना, लाइट जो भी पाइप के सहारे से हमारे शरीर के अंदर, और वहीं अंदर रोशनी करता है, वो बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण हमें शरीर के अंदर के अंग दिखते हैं। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, IAS 2003 में पूछा गया है। तो दोस्तों जब हमारा प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है तो वायुमंडल में जो कण उपस्थित होते हैं, धूल कण, ठीक है, उनसे टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो याद रखना है कि वायुमंडल में उपस्थित जो भी धूल कण हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2, इनके कारण प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है और फैलता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो जो दोस्तों प्रकाश, एक ऑप्शन नंबर 2 सही से नहीं लिख पाया यहाँ पे, प्रकाश का रंग उनकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य पर निर्धारित होगा, ठीक है। हर प्रत्येक प्रकाश की जो भी तरंग दैर्घ्य होगी उसके अनुसार उनके रंग भी अलग अलग होते जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो, अगर मैं बताऊं, जैसे हम लोग अगर बिबजोर को याद कर लें जिससे हमारा इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, ठीक है, VIBGOR, या वे आनी हा पिनाला आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बैंगनी रंग, तो सबसे कम होता है बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, और सबसे लास्ट में आता है रेड। तो रेड रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना, इधर बैंगनी का होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इनके बीच में आते रहते हैं, सब कलर के अलग अलग होते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वह होता है बैंगनी रंग का। यही कारण है कि बैंगनी रंग सबसे पहले प्रकीर्णित होकर फैल जाता है और लाल रंग सबसे अंत में जाके प्रकीर्णित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला मैंने अभी बता ही दिया, तो वो क्या होगा, बैंगनी होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना हमें। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाले दर्पण निम्न होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे वाहनों में बैक साइड मिरर होते हैं, जिनसे हम पीछे की आती हुई वाहनों को देखते हैं, ठीक है, वह होते हैं आपके उत्तल दर्पण। कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। कारण क्या है कि दोस्तों जो उत्तल दर्पण होते हैं
यह वास्तविक, सॉरी उत्तल की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो जो उत्तल दर्पण होते हैं यह क्या करते हैं, सीधा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि हमें गाड़ी अपने दर्पण में दिख जाती है छोटे में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो कैसे बनाते हैं प्रतिबिंब, आभासी। ठीक, आभासी होंगे और सीधे होंगे और वस्तु से छोटे होंगे। ठीक है, वस्तु से कैसा होता है प्रतिबिंब इसका, छोटा। तो आपको ये याद रखना है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला बैक साइड मिरर जो हम लोग पीछे की गाड़ियों को आते हुए देखते हैं वह उत्तल दर्पण के बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, देखिए मैंने बताया था कि जब भी कलर की बात होगी आप लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर ही फोकस करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो कारण होता है दोस्तों कि जो नीले रंग से संबंधित हैं, चाहे वो बैंगनी हो, आसमानी हो या नीला, इनके क्या होते हैं दोस्तों, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये पता है ना आपको। तो ये जल्दी प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी इनका प्रस्फुटन हो जाता है और वातावरण में फैल जाते हैं। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नीले रंग का प्रकीर्णन कम हो, मतलब फैलता है, ज़्यादा होता है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश रंग का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2011 और 1995 दोनों में पूछा गया दोस्तों। तो इसका कारण क्या है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, या यह आंखों के लिए आरामदायक है, या इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव है, या इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी रंग की बात होती है हम लोग प्रकीर्णन की घटना को दोहराएंगे, और प्रकीर्णन की घटना में हम लोग याद रखेंगे कि लाल प्रकाश रंग क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, यह कम फैलता है। ठीक है, जब कम फैलेगा तो दूर से दिखेगा, यही कारण है कि रेड लाइट हम लोगों को दूर से दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। मैंने क्या कहा था, जब भी रंग की बात होती है दोस्तों तो वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। तो सुबह जब सूर्य उगता है ना, उसके बाद पूरा आसमान नीला रहता है, लास्ट में आके जब सूर्य डूबता है तो आसमान लाल हो जाता है, नारंगी हो जाता है, सूर्य भी लाल दिखता है, क्योंकि उस समय तक जाते जाते फिर लाल रंग का प्रकीर्णन हो पाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। तो दोस्तों सीधी बात है, सबसे अपवर्तित कौन होगा, जो जल्दी टूट गया होगा, तो वह होता है आपका बैंगनी। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है बैंगनी रंग में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं कि अधिक गहराई के कारण, जलों के प्रकीर्णन के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण, या जल में नीले रंग के कारण। तो दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश हमारे समुद्र के पानी में पड़ता है तो जलों के जो कण होते हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। और जब प्रकीर्णित होगा तो सबसे पहले क्या होता है, नीला रंग प्रकीर्णन होता है, हमने आपको बताया था अभी। तो पूरा पानी हमें नीला दिखाई पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश का रंग कैसा होता। तो दोस्तों यदि कोई वायुमंडल नहीं होता तो आने वाला रंग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता और किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता, और उसके कारण हमें जो अपना आकाश है वह कैसा दिखता, काला दिखता। क्योंकि जब सभी रंग उसमें अंदर हो गए, उत्सर्जन प्रकीर्णन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वह हमें काला दिखता। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो हमें आकाश का रंग काला दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। दोस्तों जब हमारा इंद्रधनुष बनता है तो नीचे से हम लोग अच्छे से याद रखते हैं कि बिबज्योर, BIBGYOR। अगर आप यहाँ से देखिए 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो बीच में कौन सा रंग आ गया, ग्रीन। तो आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष में हमेशा मध्य में हरा रंग दिखता है। ठीक है, ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे, V से वायलेट, I से इंडिगो, V से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ग्रीन हमेशा बीच में रहता है, तो इंद्रधनुष के मध्य में हमेशा हरा रंग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें हरी रंग का घास हरा क्यों दिखाई देता है। ये कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों कि लाल रंग की साइड हमें लाल क्यों दिखाई देती है, पीले रंग की जमीन, मतलब
जो भी रंग है वो हमें वही रंग का क्यों दिखता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है दोस्तों कि क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे कि जब प्रकाश किसी भी कलर की वस्तु पर गिरता है, चाहे वो हरा हो या पीला हो या लाल हो, तो दोस्तों वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल वही रंग को उत्सर्जन करता है, उसी रंग को परावर्तित करता है। जैसे हरा है तो वो हरे को ही परावर्तित करेगा, और जब वो हरा रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरेगा तो हमें वह उसी रंग की वस्तु दिखाई देगी। तो ठीक हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है हरी चीज, लाल चीज लाल को करेगी, नीला नीले को करेगी, बाकी के सभी रंगों को अवशोषित करके रखेगी और केवल उसी रंग को उत्सर्जित करेगी जिस रंग की वह वस्तु होती है। तो यही कारण है कि हरी घास हमें हरी दिखाई देती है, क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित करके हमारी आंखों पर डालती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। ऑप्शन नंबर ए हरे रंग को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए सिंपल, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं आपको कि जैसे सपोज करिए ये हमारी आंख है और इस पर हमारी कोई चीज़ आती है तो यहाँ से जाके प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे। ठीक, तो अच्छे से याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हम लोगों ने प्राथमिक रंग पढ़े थे, क्या होता था? RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो बस इसको याद रखिए RGB को, और हमेशा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको याद रहेगा। तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो काला नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें टिक कर लीजिए, इसमें काला प्राथमिक रंग नहीं होता है। चलिए दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राथमिक रंग का है? देखिए समूह के रूप में दिया है तो नीला, लाल और हरा, RGB आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही। और सब में जैसे पीला मिला ऊपर काला है, तो काला और पीला प्राथमिक रंग में नहीं आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो दोस्तों अच्छे से याद है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है और प्रिज्म या किसी और वस्तु से टकरा के जब वो फैलता है तो वो 7 रंगों में टूटता है। कितने रंगों में टूटता है? 7 रंगों में। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? आपको याद भी रखना है, इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और यह भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना की खोज किसने की थी? तो वह न्यूटन ने की थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रकाश के रंग को 7 रंगों में टूटने की घटना विक्षेपण कहलाती है, और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, भले ही वो हमें सफेद दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक किस आधारित है, किस घटना पर आधारित है प्रकाश की? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, यह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शरीर के अंदर कोई पाइप डाली गई, उसके ऊपर कैमरा और टॉर्च लगा हुआ है, तो रोशनी जो है वो हमारे पेट के अंदर ही रहेगी, वो परावर्तित होकर बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, जब अंदर रहेगी तो हमें अंदर की चीजें दिखेंगी। तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों को अच्छे से याद रखना, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। और इस तकनीक को हम लोग इंडोस्कोपी बोलते हैं। जब पेट, लीवर, आंत इनसे संबंधित हमारी कोई जांच होनी होती है तो इंडोस्कोपी होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये तो बिल्कुल सिंपल है, जब हम प्रकाश की परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने। ठीक है, और कणों का सिद्धांत है तो सबसे पहले न्यूटन ने बात करी थी, भले ही उसको आइंस्टीन ने सिद्ध किया था अच्छे से। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन वहां हो जाएगा अगर कण के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष, मैंने अभी आपको बताया था निकट और दूर में। निकट में 3 अक्षर है, दूर में है 2 ही अक्षर। तो निकट में 3 है तो अवतल लेंस हमेशा आएगा इसमें। ठीक है, अवतल क्योंकि इसमें 4 अक्षर, तो जितना बड़ा रोग उतने बड़े अक्षर। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए हमारी आंखों में जो प्रकाश आता है वह हमारे आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो और 2 ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, एक तो प्रकाश को नियंत्रित और प्रतिबिंब का बनना। तो रेटिना में प्रतिबिंब बनता है और प्रकाश हमारा आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कैसे कह सकते हैं कि आपकी यहां से साफ दिखेगा, या इसके बाद से लोगों को रोगों को देखा जाता है कि उन्हें दूर का नहीं दिख रहा कि पास का नहीं दिख रहा? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, याद रखना है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मरीचिका का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं मरीचिका क्या होता है। मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उनको देखेगा तो अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कभी कभी रेगिस्तान में या जब बरसात हो जाती है तो सड़क की ओर अगर हम देखें तो दूर से लगता है पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पास में जाते हैं तो हमें उसकी छाँव दिखती है या शैडो दिखती है। तो यही होता है मरीचिका। मरीचिका का मतलब ये एक प्रकार का इल्यूजन होता है दोस्तों, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो देखिए, प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटनाओं के कारण हमारा रेनबो का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, परावर्तन और अपवर्तन की घटना के कारण हमारा रेनबो बनता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना कहलाता है। ये दोस्तों प्रकाश के जो 3 अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे लाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वह है प्रकाश का परावर्तन, फिर है प्रकाश का अपवर्तन और फिर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों किसी भी सतह से, सपोज करिए मैं आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक कोई समतल सतह है, यहाँ से कोई एक प्रकाश की आपतित किरण गिर रही है, मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से ये रोशनी आके गिर रही है, तो ये इसी सतह से टकराकर जब इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, मतलब नीचे नहीं आई, क्रॉस नहीं किया माध्यम को, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब एक किरण उसी माध्यम में गिर के उसी माध्यम में वापस लौट गई, बीच मान लीजिए अवलंब है, तो यह होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे बनने वाला आपतन कोण, इमिशन एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल यानी आर, ये दोनों ही कोण I बराबर आर होते हैं, आपको याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही समान होते हैं। तो यह घटना कहलाती है परावर्तन की घटना। ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा कि अगर उसी माध्यम में लौट जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम, सपोज करिए प्रकाश की किरण गिरी और वो परावर्तित न होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, ठीक है, तो यह जब प्रवेश करती है तो इसका थोड़ा सा मार्ग विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज करिए एक प्रकाश की किरण यहाँ गिरी कोई विरल माध्यम से, सघन माध्यम के अंदर, तो देखिए उसको ऐसे जाना था सामने, ये ऐसी न जाके थोड़ी नीचे झुक जाती है, ठीक है, ये मान लीजिए अवलंब है, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो यही घटना कहलाती है आपकी प्रकाश का अपवर्तन, कि अर्थात जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है या थोड़ा सा उसका मार्ग बदल जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि आप किसी समतल दर्पण पर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाए दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए समझते हैं कि यदि सपोज कीजिए एक बीच में समतल दर्पण यहाँ ये लगा है और आप यहाँ खड़े हैं और आपका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है इस तरफ से, तो ये होगी आपकी V। तो जब आप प्रकाश कोई भी चाल से दर्पण की ओर चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब वहाँ से दोगुनी चाल से वापस आता है, ठीक है। अगर आप 10 मीटर चलेंगे तो वो 2 मीटर से आपकी ओर चलता, 20 मीटर प्रति सेकंड से आपकी ओर चलता हुआ प्रतीत होगा। तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी से वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी हो जाती है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखाई देती है, यह घटना किस कारण होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये जल है, मछली हुई या सिक्का हुआ, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम लोगों को तो ऐसा दिखता है कि ये चीज़ हमें वास्तविक से थोड़ा ऊपर उठी दिखी, जबकि वास्तव में होना चाहिए गहराई पर। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वो हमें उठी हुई दिखती है लेकिन उसकी वास्तविक चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण जल में डूबा हुआ सिक्का, जल में डूबी हुई मछली हमें अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठाई हुई दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है। ठीक है, यह भी आ गया। परावर्तन समझ लिया हमने, अपवर्तन समझ लिया, अब हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये एक डायमंड है, ठीक है, ये कट होते हैं इसमें। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ गिरी और ये इसको क्रॉस ना करे, इसके अंदर गया और कहीं किसी सतह से लटक के या टकरा के यहाँ से ये वापस हो गया, मतलब माध्यम के अंदर तो गया लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से घूम के पूरा परावर्तित हो गया, तो यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही कारण है कि हीरे का चमकना है, इससे हमें हीरा ज़्यादा चमकता दिखता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक घटना के कारण ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, मैंने भी बताया था कि जब प्रकाश की एक श्वेत किरण प्रिज्म या किसी ऐसी वस्तु टकरा कर 7 रंगों में टूट जाती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण।
ठीक है, और इसकी खोज की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक सकती है, जैसे सेकेंडरी रेनबो, SR यही तो हुआ। तो इसमें जो सबसे ऊपर रंग जाएगा तो वह होगा बैंगनी, ठीक है, और सबसे नीचे होगा रेड। उल्टा हो जाता है, प्राथमिक में सबसे नीचे बैंगनी होगा, ऊपर रेड होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, बैंगनी रंग सबसे ऊपर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी अवरोध पर जाकर प्रकाश रुकता है तो उससे वो किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, प्रकाश की यह घटना कहलाती है विवर्तन की घटना। क्या कहलाती है? विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किस घटना का? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह दिखता है अपवर्तन की घटना के कारण। अब कैसे होता समझ लीजिए। ऊपर से जब तारों का प्रकाश हमारी पृथ्वी की ओर आता है दोस्तों, तो हमारी वायुमंडल पे जितनी भी ये परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, आयन मंडल है, इनमें धूल कण आदि उपस्थित होने के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण आती है वो विचलित होती है अपने पथ से, ठीक है। इसलिए हमें तारे कम ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविकता से वो तो अपनी बराबर रोशनी जितनी उससे ही चमकते हैं ना, लेकिन हमें वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। क्यों? उसकी रोशनी कम ज़्यादा लगती रहती है अपनी वास्तविक घटना से। तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो सीधा सिंपल है प्रकाश की डेफिनेशन, कि वह भौतिक कारक जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या हमारी जो आंखों को संवेदित करता है वह होता है प्रकाश। और प्रकाश के कारण ही हम अपनी कोई चीज को देख, तो यह प्रकाश की परिभाषा भी होती है कि किसी भौतिक कारण के कारण जिस वस्तु को हम जिससे के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं वह प्रकाश होता है, जिसके कारण हम सुन पाते हैं वह ध्वनि होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, तो वह है प्रकाश। और प्रकाश हमारी कैसी तरंग है? ये हमारी अनुपस्थ तरंग है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ध्वनि की तरह। ध्वनि को एक माध्यम चाहिए होता है तब वो सुनाई देती है, ठीक है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। मैंने भी बताया था कि जब प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है तो उस पर सतह पे पड़ने वाली किरण का कोण और परावर्तित होने वाली किरण का कोण, यानी आपतन और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। कब होते हैं? प्रकाश की परावर्तन की घटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच का चटका हुआ भाग अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, किस कारण? दोस्तों कांच जब चटक जाता है तो उसके अंदर जब कांच के अंदर रोशनी जाएगी तो वो वहीं से परावर्तित होकर लौटती है वापस उसी जगह से। यह होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1, कांच का चटका हुआ भाग, हीरे का चमकना, ये सब पूरा जो भी चीज़ चमकती दिख रही वो केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की घटना हमने बताया था, इसे हम कहते हैं विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस परिभाषाओं को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है तब निर्मित दर्पण। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर दिया ना उन्होंने। क्या कहा? परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री है, ना कि सतह पर वक्री है। यानी कि सतह तो परावर्तक तो ये है ऊपर और अंदर की ओर वक्री है, ये भीतर की ओर वक्री है, अर्थात ये हो गया आपका उत्तल। लेकिन लग रहा था हमें क्या, नहीं सॉरी ये अवतल बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो एक परावर्तक सतह जो अंदर की ओर क्या है? वक्री है, तो यह क्या कहलाएगी आपको? यह आपकी कहलाएगी अवतल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने भी नहीं दे पाई, अवतल होगा, ठीक है, उत्तल नहीं होगा, ये अवतल हो गया ना, क्योंकि सतह तो अलग ही, जब भीतर की ओर गड्ढा ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया आपका? अवतल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बैंगनी रंग भाई सबसे पहले टूट जाता है, बेचारा सबसे कमजोर होता है। तो चाहे प्रकीर्णन कहिए या विक्षेपण कहिए, सबसे पहले बैंगनी रंग गायब हो जाता है, इसलिए हमें कभी कभी इंद्रधनुष में बैंगनी रंग दिखता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण पर ऐसा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने भी बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है इस पर हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे मैंने बताया था कार का जो बैक साइड व्यू मिरर होता है, उसमें हम पीछे की गाड़ी कैसे देखते हैं? इसी कारण देखते हैं कि सीधी गाड़ी आती हुई दिखती है, छोटी भी दिखती है हमें दूर से, तभी तो शीशे में आ पाती है और आभासी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में एक वस्तु की छवि या मनु की प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मैंने बताया था कि जो प्रतिबिंब बनता है आंख में वो हमेशा हमारी रेटिना पे बनता है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष होता है, ये बहुत घुमाऊ वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इतना कंफ्यूजन कर देते हैं। पहली बात तो समझिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, कई लोग तो वर्ष लगे होने से समय का मात्रक बता देते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, आप लोगों को याद रखना है। और ये इसकी गणना कैसे होती है, तो एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन जैसे 3 दिया एमकेएस पद्धति, नहीं, एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रकाश सदैव कैसी रेखा में करता है, तो मैंने बताया था सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। टिंडल का प्रभाव आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 65 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही समान होते हैं। तो अगर आपतन कोण 65 अंश पे प्रकाश की किरण गिर रही तो वो परावर्तित भी 65 अंश पर हो जाएगी, तो सेम सेम एंगल रहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो लाइट्स होती हैं, जब हमारी लाइट्स कार की पड़ती हैं तो उसके अंदर परिवलयाकार अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वो रोशनी को फैलाता है और दूर तक ले जाता है। तो जहाँ जो चीज़ फैलेगा, क्योंकि अवतल को हम कहते ही हैं अपसारी, जो प्रकाश को फैलाए, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है। तो देखिए समतल दर्पण में जब हम लोग बस ऐसे समझिए, जो हमारे घर पे शीशा लगा होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, सीधा सीधा हमें आभासी और खड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, क्योंकि आभासी तो है और सीधा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं कर सकता। समतल दर्पण आभासी करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। उत्तल दर्पण इसका भी आभासी होता है, जब पीछे से मैंने बताया था गाड़ी में देखते हैं। अवतल दर्पण ये दोनों ही करता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों ही करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि उपरोक्त में सभी आभासी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश है एक द्रव्यमानहीन, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं सही। तो प्रकाश एक कैसी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि जब हम निर्वात में कोई प्रकाश को गुजारते हैं तो इसके ऊपर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य हमें अपने उदय होने से पहले दिखने लगता है तथा सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखता रहता है। तो मैंने क्या बताया था, जब एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम में देखते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति से हमें अलग हटके दिखता है। सूर्य तो डूब चुका होता है लेकिन वो हमें दिखता रहता है, तो यह घटना क्या हो गई, यह हो गई प्रकाश के अपवर्तन की घटना, कि जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिख रही है, उठी हुई दिख रही है। तो इसी प्रकार सूर्यास्त में भी सूर्य हमें दिख रहा है अपने इस घटना के अपवर्तन की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य 5 मीटर की दूरी है, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है तो दिनेश तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। सिंपल सा बना लीजिए आप लोग, एक समतल दर्पण है, यहाँ दिनेश खड़े हैं, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब है दोस्तों, और इनके बीच की क्या कह रहा है, दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य 5 मीटर की दूरी है, यानी ये दूरी 5 मीटर है। तो देखिए समतल दर्पण में जहाँ वस्तु खड़ा होता है जो प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी बनता है, तो ये भी 5 मीटर पे है। अब 1 मीटर वो आगे बढ़ गया तो इधर से भी 1 मीटर कम हो गया, तो सीधा सीधा 4 बचा ना, तो दिनेश उसके बीच की कितनी दूरी होगी, 4 और 4 8 हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने में किया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि है ना, छोटा शब्द है, तो अवतल तो छोटा उत्तल होता है, तो उत्तल का करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितना आराम से हम लोग करते हैं ना। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने में किया जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो हो सकता है कभी कभी ये करके पूछ दें कि हाइपरमेट्रोपिया को किससे सही करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस के प्रयोग से सही करते हैं दोस्तों। और दूरदृष्टि दोस्त में क्या होता है कि दूर की दृष्टि, दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन निकट की हमें नहीं दिखती है, मतलब स्पष्ट नहीं दिखती है। ये मत कहना कि नहीं दिखती है, दिखती तो है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए मैं आपको बता दूं एक और अच्छी ट्रिक दोस्तों, कि केवल चश्मे को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकाशीय यंत्र हैं उनमें सब में उत्तल लेंस का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस ही होगा, चाहे वो आपका मैग्नीफायर हो, चाहे आपका दूरदर्शी हो, सूक्ष्मदर्शी हो,
कैमरा के लेंस हों, प्रोजेक्टर के लेंस हों, सब में उत्तल लेंस ही चाहिए क्योंकि वो हमें वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा के परिवर्तन को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश के मार्ग की दिशा परिवर्तित हो जाती है तो उसे प्रकाश के परावर्तन की घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की पतली एवं जो झिल्ली बुलबुले होते हैं ना, उन पे जो रंग दिखते हैं वह घटना कौन सी होती है? तो दोस्तों वह घटना होती है व्यतिकरण की घटना। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग लाया जा सकता है? तो मैंने बताया था केवल अवतल दर्पण को तो वास्तविक बना सकते हैं, बाकी ये सब आभासी बनाते हैं। तो इसका केवल अवतल दर्पण होगा क्योंकि ये वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो दोस्तों जो दंत चिकित्सक होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, जो दंत चिकित्सक होता है आपको याद रखना है। ENT सर्जन हुआ, दंत चिकित्सक हुए, सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो अवतल दर्पण के गुणधर्म होते हैं दोस्तों ये उत्तल लेंस से मिलते जुलते हैं लगभग। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो सब मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पीछे की गाड़ी को देखने के लिए मैंने अभी बताया था कि पीछे गाड़ी को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति दोस्तों डायोप्टर में नापी जाती है, ध्वनि की शक्ति डेसिबल में नापी जाती है। ये आपको याद रखना है। तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में नापी जाती है और इसका एक मात्रक होता है कि D बराबर 1/f, यानी फोकस का व्युत्क्रम होता है। इसे कभी क्वेश्चन दे दिया कि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, सपोज करिए 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस कितनी होगी? तो उसकी फोकस होगी F बराबर, इसका उल्टा कर दीजिए 1/2 और 1 को मीटर मानेंगे 100 तो 2 से कट जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में नापी जाती है। दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी इसको करिए जिससे उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।